हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटरनेशनल लॉ में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधि का ऐतिहासिक विकास, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि है या नहीं, इसको हम जान चुके हैं, इस बारे में हम समझ चुके हैं। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय विधि ने जो आज हमारे सामने है, किन किन परिस्थितियों से होकर के हमारे सामने आई है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय विधि के ऐतिहासिक विकास की, तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में ही अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित नियम जो है, इनका विकास हो गया था। अर्थात प्राचीन काल से ही अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है अस्तित्व में आ चुकी थी और राज्यों के जो आपसी संबंध है वो नेचुरल लॉ अर्थात प्राकृतिक विधि पर आधारित कुछ नियमों द्वारा गवर्न होते, शासित होते थे। लेकिन आज जो हमारे सामने अंतर्राष्ट्रीय विधि है, इसका विकास जो हम देख रहे हैं लगभग 5 शताब्दियों में हुआ है। अगर हम बात करें यहूदियों की, यूनानियों की, रोमन, हिंदू, ये युद्ध और शांति से संबंधित नियमों को समय समय पर लागू करते रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है, क्या इसका भारत में भी विकास हुआ है। तो आज हम देखेंगे प्राचीन भारत में अंतर्राष्ट्रीय विधि, इंटरनेशनल लॉ इन एशियंट इंडिया। अगर हम भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय विधि की बात करते हैं तो हम देखेंगे वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड में भारत क्या है, कई राज्यों में विभाजित था, कई राज्यों में बटा हुआ था, जिन्हें हम किंगडम के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और ये सभी जो भारत कई राज्यों में बटा हुआ था, तो यहाँ पर जो कई राज्य थे, ये क्या थे, इन सभी को अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व की विशेषता और ये क्षमता भी रखते थे। ये सभी राज्य जो थे, ये क्या करते थे, धर्म के नियमों का ही पालन करते थे। और विशेष रूप से अगर हम बात करें तो प्राचीन भारतीय साहित्य, जिसमें मनुस्मृति है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, रामायण है, महाभारत है, इसमें ऐसे कई नियमों को प्रतिपादित किया गया है जो आज हम अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों के समान उनको मानकर चल सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें मनुस्मृति की, अगर हम मनुस्मृति की या कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि जो आज हम डिप्लोमेटिक एजेंट की जो योग्यताओं की आवश्यकता है कि कौन व्यक्ति डिप्लोमेटिक एजेंट हो सकता है, क्या उनको कार्य करने होते हैं, इनका वर्णन जो है हम महाभारत और रामायण के समय में भी देख सकते हैं। ठीक है। अगर हम रामायण की स्पेशली बात करते हैं तो हम देखेंगे कि जो राजा होता था वो ऐसे व्यक्ति को राजदूत नियुक्त करता था जिसके पास ऐसे सभी नियम, रूल्स और रेगुलेशन, ऐसे सभी नियम और विनियमों का ज्ञान हो, जो अपने कार्यों को और समझने में सक्षम हो, जो बुद्धिमान हो, ऐसे व्यक्ति को ही दूत अपॉइंट किया जाता था। एक बार फिर से हम कहते हैं कि दूतों वाली जो स्थिति है, इसके बारे में रामायण, महाभारत, इनमें भी प्रावधान मिलता है, जो कि वर्तमान में हम आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि में भी इस संबंध से प्रावधान देख रहे हैं। अगर हम बात करें, आगे हमारे टॉपिक आएंगे राज्य क्षेत्र को प्राप्त करने और खोने के
ढंग। अगर हम इस संबंध में भी बात करें तो हमें कुछ ऐसे जो राज्य क्षेत्र को प्राप्त करने के तरीके हैं या खोने के तरीके हैं, उनका वर्णन हम प्राचीन भारत में भी देख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अधिग्रहण के द्वारा भी राज्य को प्राप्त किया जा सकता था, या हम ये कहें कि गिफ्ट के माध्यम से किसी राज्य को प्राप्त किया भी जा सकता था और होया भी जा सकता था। यही सारी बात आज अगर हम अंतर्राष्ट्रीय विधि में किसी राज्य को प्राप्त करने और खोने के संबंध में देखते हैं तो ये भी हमें वहाँ मिलेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें, मनु ये कहता है प्राचीन काल में कि जो राजा किसी राज्य को जीत जाता था, वहाँ की स्थानीय विधि और रूढ़ी और लोगों की जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसका सम्मान करने के लिए वो बाध्य होता था। यही बात अगर आज हम देखते हैं कि यदि कोई राज्य किसी राज्य क्षेत्र को जीत जाता है, लेकिन जब से यूएन अस्तित्व में आया है तब से कोई भी राज्य किसी दूसरे राज्य को युद्ध के द्वारा तो नहीं जीत सकता, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यदि किसी राज्य का गिफ्ट का हो जाता है या उस अन्य तरीके से किसी अन्य राज्य में शामिल हो जाता है, तो वहाँ के जो नागरिक होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, उनकी रूढ़ियों का, उनकी धार्मिक स्वतंत्रताओं का ध्यान रखा जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें प्राचीन काल में, तो युद्ध के नियम जो आज हम देख रहे हैं, रूल ऑफ वॉर, ये प्राचीन काल में भी बन गए थे। ठीक है, अब ये मानकर चला जाता था कि प्राचीन काल के अंदर युद्ध दो प्रकार के होते थे। कौन कौन से? एक तो होता था जस्ट वॉर और एक होता था अनजस्ट वॉर, अर्थात न्यायोचित युद्ध और अन्यायोचित युद्ध। ठीक, तो मनु कहता है कि न्यायोचित युद्ध को लड़ना और उसमें मरना क्या माना जाता था? वास्तव में एक बहुत ही अच्छा कार्य माना था। यदि कोई व्यक्ति जस्ट वॉर के अंदर न्यायोचित युद्ध में लड़ता था और उस युद्ध में मर जाता था तो एक अच्छा कार्य माना जाता था। और न्यायोचित युद्ध को धर्म युद्ध के नाम से भी जाना जाता था, जबकि अन्यायोचित युद्ध या अनजस्ट वॉर को अधर्म युद्ध कहा जाता था। यही मानकर चला जाता है कि जब भी कभी प्राचीन काल में युद्ध होंगे तो उसके लिए क्या है, पहले घोषणा करना आवश्यक था कि युद्ध की घोषणा आवश्यक। और युद्ध का प्रयोग केवल तभी किया जाता था जब विवाद का निपटारा करने के लिए जो अन्य साधन होते थे वो सब क्या होते थे, फेल हो जाते थे, असफल हो जाते थे, तभी युद्ध का सहारा लिया जाता था। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि प्राचीन काल में युद्ध के अंदर क्या है, जहरीले हथियारों का प्रयोग निषेध था, जो कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय विधि में भी देखते हैं कि जहरीले जो आयुध हैं उनका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय विधि में आज भी राज्यों के द्वारा नहीं किया जाता। भले ही इसकी धमकी दी जाती है, लेकिन युद्ध ऐसे हथियारों से नहीं किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम ये बात करें रामायण की, तो रामायण के अंदर भी जहरीले हथियारों के द्वारा, या महाभारत में भी अर्जुन के द्वारा जो है पशुपात, इस तरीके के हथियार जो जहरीले थे इनका प्रयोग निषेध किया। अगर हम कंक्लूजन के रूप में देखें कि भारत में, प्राचीन भारत में अंतर्राष्ट्रीय विधि का क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये मानकर ये कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास जो है यूरोप में हुआ था, लेकिन जो अभी हमने देखा प्राचीन भारत में अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित कुछ बातें हमने देखी, उनका वर्णन आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि या अंतर्राष्ट्रीय विधि में भी हमें मिलता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास यूरोप में हुआ है, लेकिन भारत के अगर हम संदर्भ में बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो नियम हैं इनमें क्या एक रूपता नहीं थी, ये समान नहीं थे। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित जो नियम रहे हैं ये प्राचीन काल में लागू तो थे, लेकिन
एक रूपता समानता नहीं होने के कारण, निश्चितता नहीं होने के कारण इन्हें हम तर्क के साथ ये नहीं कह सकते कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास भारत में भी हुआ। लेकिन फिर भी सारा अध्ययन करने बाद हमें ये बात समझ आती है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित जो प्रावधान आज हम देख रहे हैं वो हमें अंतर्राष्ट्रीय विधि के देखने को मिलते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो विकास है यूरोपीय देशों में माना जाता है। धन्यवाद।